Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall discuss about Fermi theory of beta decay. In 1934, Fermi formulated a successful theory of beta decay which is based on Pauli's neutrino hypothesis. 1934 में एनरिको फर्मी ने सक्सेसफुली बीटा डीके को एक्सप्लेन किया। उसकी एक सक्सेसफुल थ्योरी जो है वो हमें प्रोवाइड की विच वाज बेस्ड ऑन न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। अब न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस क्या है? एज वी नो, बीटा डीके क्या है? जब भी एक अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन को एमिट करके स्टेबल स्टेट में आता है तो हम कहते हैं बीटा डीके हुआ है। यानी बीटा डीके के अंदर बेसिकली एक न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल यानी पॉजिट्रॉन जो है वो एमिट होता है। अब बीटा डीके के अंदर जब हमने ऑब्जर्व किया रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के मैसेज को, तो कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हमारे पास जो रिएक्टेंट्स का मास है और प्रोडक्ट्स का जो मास है वो सेम होना चाहिए। तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं इस चीज़ को बीटा डीके के अंदर तो हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट्स के अंदर से कुछ मास मिसिंग है। यानी जब हमने मास एनर्जी कैलकुलेशंस की तो हमें पता चला कि प्रोडक्ट्स का कुछ मास मिसिंग है। वो मिसिंग मास जो है वो बाद में उसके बारे में ये हाइपोथेसिस दिया गया कि बीटा डीके के अंदर एक्चुअली एक सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रिनो जो है वो भी प्रोड्यूस होता है, और वो जो मिसिंग मास है जो कि हमें बीटा डीके के अंदर पता नहीं चला था, दैट वाज बेसिकली द न्यूट्रिनो। सो उसके बाद से हमने ज्यूम कर लिया कि बीटा डीके के अंदर इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो या फिर एंटी न्यूट्रिनो जो है वो भी एमिट होता है। सो फर्मी ने जो हमें एक्सप्लेनेशन दी थी बीटा डीके की या बीटा डीके की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ को डिस्कस किया था, उसने भी इसी हाइपोथेसिस को बेस बना के यानी यही एज्यूम किया था कि जब भी बीटा डीके होता है तो वहाँ पे एक तो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है, पेरेंट न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल एमिट करता है, और वो बीटा पार्टिकल क्या है? या तो इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन, और बीटा पार्टिकल के साथ साथ वहाँ से न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट हो रहा होता है। फर्मी थ्योरी प्रोवाइड्स एन एक्सप्रेशन फॉर द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी और रेट फॉर बीटा डीके। अब फर्मी थ्योरी जो है ये किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है? ये बेसिकली हमें एक एक्सप्रेशन प्रोवाइड करती है, एक फार्मूला देती है जिसकी मदद से हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी या बीटा डीके का रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हम ये पता चला सकते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस के लिए एक स्पेसिफिक एनर्जी स्टेट से यानी एक्साइटेड स्टेट से या एक अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में आने के या बीटा डिके होने के, बीटा पार्टिकल एमिट होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। तो बेसिकली ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी या एक सर्टेन टाइम के अंदर बीटा डिके होने के कितने चांसेस हैं, वो प्रोबेबिलिटी या चांसेस फाइंड करने के लिए जो है वो हम फर्मी थ्योरी को इस्तेमाल करते हैं। द थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन फॉलोइंग कंसिड्रेशंस। अब जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में तो कुछ प्री अजम्पशंस होती हैं, यानी हम कुछ चीज़ें एज्यूम करके चलते हैं कि ये चीज़ इसके अंदर कांस्टेंट रहेगी, ये चीज़ इस प्रोसेस के अंदर चेंज हो सकती है, ये चीज़ कंटिन्यूस होगी, ये चीज़ डिस्क्रीट होगी। तो फर्मी थ्योरी के अंदर भी हम पहले कुछ अजम्पशंस करते हैं, कुछ कंसिड्रेशंस हैं, और उन चीज़ों को बेस बना के आगे फिर हम अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। सो फर्स्ट अजम्पशन ये थी, the electron and neutrino do not exist before the decay process and therefore the theory must account for the formation of those particles. जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो हैं वो डिके प्रोसेस से पहले, यानी जब आपका न्यूक्लियस जो कि अनस्टेबल है वो स्टेबल स्टेट में आया है और स्टेबल स्टेट में आते हुए उसने इलेक्ट्रॉन यानी बीटा पार्टिकल्स को और न्यूट्रिनो को एमिट किया है, उस एमिशन से पहले, उस डिके के प्रोसेस से पहले जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो थे वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते थे। और इस चीज़ से हम भी फेमिलियर हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ एज्यूम की गई है कि जो इलेक्ट्रॉन है या न्यूट्रिनो है वो बीटा डिके से पहले जो हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियस था उसके अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन मौजूद था ना ही न्यूट्रिनो मौजूद था, लेकिन जब वो डिके हुआ अपनी स्टेबल स्टेट में आया तो उस दौरान ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन की और न्यूट्रिनो की फॉर्मेशन हुई है। यानी इस प्रोसेस के अंदर जो बीटा डिके है यहीं पे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो बने हैं, इस प्रोसेस से पहले वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं थे। सो इस थ्योरी के अंदर जब हम बीटा डिके को डिस्कस कर रहे होंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो जो हैं उनकी फॉर्मेशन या उनकी एनर्जी कंसिड्रेशंस को भी डिस्कस करना पड़ेगा।
द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो मस्ट बी ट्रीटेड रेलेटिविस्टिकली। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो जो है उन्हें हमें रेलेटिविस्टिकली डील करना पड़ेगा। रेलेटिविस्टिकली डील करने का मतलब कि हम एज्यूम करेंगे कि ये जो पार्टिकल हैं दे आर मूविंग क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी जो भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज मूव कर रहे होते हैं उनकी वेलोसिटीज़ को हम रेलेटिविस्टिक वेलोसिटीज़ कहते हैं। सो इनको भी हमें एक ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के तौर पे ट्रीट करना पड़ेगा जो कि क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहे हैं। The continuous distribution of electron energies must result from the calculation। उसके बाद हमने एज्यूम किया कि जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा वहाँ से ऑब्वियसली इट वुड बी कैरिंग सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, तो उसके पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। तो वो एनर्जी फिक्स नहीं होनी चाहिए, यानी डिस्क्रीट नहीं होनी चाहिए कि इतनी एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होगा, बल्कि वो एनर्जी कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। अब कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब होता है कि हम उसके लिए एक वैल्यू फिक्स ना करें, बल्कि एक रेंज फिक्स कर दें कि इतनी एनर्जी से लेकर इतनी एनर्जी तक में की कोई भी वैल्यू जो है एनर्जी की वो इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम ये कहने की बजाय कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसके पास 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी, उसकी बजाय हम लोग उसके लिए एक कंटिन्यूस इंटरवल जो है वो डिफाइन कर दें कि 2 से लेकर 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक किसी भी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से एमिट हो सकता है। सो यहाँ पे भी हमने यही कहा कि इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती है, बल्कि कॉन्टीन्यूस एनर्जी स्टेट यानी डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स या डिफरेंट पॉसिबल एनर्जी की वैल्यूज़ इलेक्ट्रॉन के लिए हो सकती हैं। As interaction causing beta decay is weak as compared to the nuclear interaction, in other words, the time dependent potential responsible for beta decay is small compared to the nuclear potential time independent which forms stationary states। अब वो इंटरेक्शन या वो फोर्स जो कि बीटा डिके की वजह बन रही है, दिस इज़ वीक एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर इंटरेक्शन। यानी न्यूक्लियर इंटरेक्शन या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से मुराद वो न्यूक्लियर फोर्स है जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक न्यूक्लियस के अंदर बाउंड करके रखती है, तो उसको हम कहते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, यानी स्ट्रॉन्गली एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बाउंड। एंड देन जब उनको ब्रेक करना पड़ता है, उनको हमें तोड़ना पड़ता है, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। अब जो बीटा डिके है ये उस किस्म का स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने से मुराद कि यहाँ पे एनर्जी या जो पोटेंशियल होगा उनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होंगी, यानी एक वीक इंटरेक्शन है, यानी एक वीक पोटेंशियल या वीक एनर्जी जो है वो इस प्रोसेस के साथ एसोसिएट कर रही होती है। तो जहाँ पे भी आपका जो इंटरेक्शन होता है वो वीक होता है, तो वो वहाँ पे जो आपका पोटेंशियल होता है वो टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल है, यानी उस चीज़ को वहाँ पे जो वीक इंटरेक्शन है या एक वीक पोटेंशियल है उसको हम टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। उसके ऑपोजिट अगर हम न्यूक्लियर इंटरेक्शन को देखें, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को देखें जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करी है न्यूक्लियस के अंदर, तो वहाँ पे हम अगर उसको सॉल्व करना चाहेंगे, उस इंटरेक्शन को कंसीडर करेंगे, तो वहाँ पे हमें टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो बीटा डीके जो है ये एक वीक इंटरेक्शन है, इसमें वीक पोटेंशियल इसके साथ एसोसिएट कर रहा होता है, और उस वीक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हम कोई भी ऐसी थ्योरी, कोई भी ऐसी इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि टाइम डिपेंडेंट हो। टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी इज़ गुड अप्रॉक्सीमेशन फॉर दिस थ्योरी। अब यहाँ पे वही चीज़ कि चूँकि हमने कहा कि वीक इंटरेक्शन हो रहा है, तो जहाँ पे भी वीक इंटरेक्शन हो रहा होता है फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल, तो वहाँ पे हम लोग टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी जो है उसको यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम श्रोडिंगर इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे पास एक टूल है जिसकी मदद से हम डिफरेंट सिचुएशंस में पोटेंशियल एनर्जी या मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उसके लिए हम एक टूल के तौर पे श्रोडिंगर इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल उसी तरह मैकेनिक्स के अंदर जो हम न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी जब डिफरेंट सिचुएशंस में हमें फोर्स या पोटेंशियल्स कैलकुलेट करने होते हैं, तो हम एक टूल के तौर पे न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी चूँकि हमने जो पोटेंशियल या एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी बीटा डिके के अंदर, तो उसके लिए हम टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी को इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल श्रोडिंगर इक्वेशन या जिस तरह आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ है, उसी तरह एक टूल के तौर पे हम इस थ्योरी को भी इस्तेमाल करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल्स, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जीज।
ओके, सो अब हम टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी को यूज़ करते हुए बीटा डिके के अंदर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी या डिके रेट जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी नो इन बीटा डिके के अंदर अगर हम एज्यूम कर लें कि साई ऑफ आई जो है इनिशियल स्टेट्स है, यानी ये इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक वेक्टर या वेव फंक्शन है पेरेंट न्यूक्लियस का, यानी साई ऑफ आई जो है ये एक वेव फंक्शन है फॉर पेरेंट न्यूक्लियस। पेरेंट न्यूक्लियस का मतलब कि वो वाला न्यूक्लियस जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है और वो उसके बाद स्टेबल होने के लिए बीटा पार्टिकल्स और न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनोज को इमिट करेगा। उसके बाद साई ऑफ एफ जो है ये हमारे पास ऐसा वेव फंक्शन है जो कि फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइनल स्टेट में क्या होगा, वहाँ पे हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस भी होगा, यानी वो न्यूक्लियस भी होगा जो कि बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो को एमिट कर चुका है, और उस डॉटर न्यूक्लियस के साथ साथ डिके पार्टिकल्स या डिके प्रोडक्ट्स होंगे। डिके प्रोडक्ट्स का मतलब बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो, यानी हमारी जो फाइनल स्टेट होगी वहाँ पे तीन चीज़ें होंगी। एक तो हमारा डॉटर न्यूक्लियस यानी बाकी बच जाने वाला न्यूक्लियस जो कि स्टेबल स्टेट में आ चुका है, और उसके साथ साथ उसमें से एमिट होने वाले पार्टिकल्स यानी बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो। तो साई ऑफ एफ जो है ये वो वेव फंक्शन है जो कि फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, और साई ऑफ आई जो है ये वो वेव फंक्शन है जो कि इनिशियल स्टेट यानी पेरेंट न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेगा। देन फ्रॉम द फर्मी गोल्डन रूल, अब इनको हमने क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि हम पर्टर्बेशन थ्योरी के अंदर वेव फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। दैट्स वाई हमने इनको ऑलरेडी डिफाइन कर लिया। ये हमारे पास इनिशियल स्टेट का वेव फंक्शन है, ये हमारे पास फाइनल स्टेट का वेव फंक्शन है। अब डिपेंडिंग अपॉन द पर्टर्बेशन थ्योरी, एनरिको फर्मी ने जो हमें डिके प्रोबेबिलिटी के लिए एक फार्मूला दिया था दैट इज़ कॉल्ड फर्मी गोल्डन रूल। From Fermi golden rule, the transition rate from initial state to final state or the decay probability can be given as, अकॉर्डिंग टू फर्मी गोल्डन रूल हमारे पास डिके प्रोबेबिलिटी यानी बीटा डिके के चांसेस जो हैं वो हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी लैम्डा जो है हमारे पास ये बेसिकली डिके प्रोबेबिलिटी है या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, विच इज़ इक्वल टू 2 पाई/h कट into psi of f which is the wave function for final state, hp into psi of i। अब ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है इसको हमने स्केयर किया है into रॉ e of f। ओके जी, अब इसको अगर हम एज अ होल यानी क्लोज करके लिखे तो हम h ऑफ आई एफ और इसका स्क्वेयर कर सकते हैं, यानी जो हमने इनिशियल और फाइनल स्टेट्स का वेव फंक्शन लिखा था उसकी बजाय हम इस पूरी चीज़ को एज अ होल लिख सकते हैं h ऑफ आई एफ और इसका जो आपके पास सुपर स्क्रिप्ट है दैट इज़ p और इस पूरी टर्म का होल स्क्वेयर। अब ये चीज़ क्या है, दिस इज़ द मैट्रिक्स एलिमेंट which represents the interaction potential responsible for beta decay। बेसिकली आमतौर पे हम इस एच के लिए हैमिल्टोनियन का वर्ड भी यूज़ करते हैं, लेकिन हैमिल्टोनियन जो है ये क्या है, ये भी हमारे पास एक टूल है और इसकी मदद से हम इंटरेक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब आपके पास बीटा डिके हो रहा होगा तो वहाँ पे किस किस्म के पोटेंशियल चेंजेस या किस किस्म के एनर्जी चेंजेस आ रहे होंगे। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा, मैट्रिक्स एलिमेंट है, और यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। while rho e of f is the density of final states which can also be written as rho e of f is equal to dn over def। अब वहाँ पे दो चीज़ें हमने इसके अंदर देखी हैं, 2 पाई/h का तो हमारे पास कांस्टेंट है, एक हमारे पास ये फैक्टर है h के साथ और एक हमारे पास रो e ऑफ f है। तो इसको हमने डिफाइन किया h i f, ये हमारे पास मैट्रिक्स एलिमेंट है विच इज़ अकाउंटेबल फॉर दी इंटरेक्शन पोटेंशियल, जो कि आपको इंटरेक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देगा या इंटरेक्शन एनर्जीज़ के बारे में आइडिया हमें यहाँ से मिलेगा। और दूसरी चीज़ जो इस फॉर्मूले के अंदर हम यूज़ की है दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट्स। अब डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट का क्या मतलब है, विच इज़ नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स फॉर अ स्पेसिफिक एनर्जी ई ऑफ एफ। अब अगर आपको याद हो तो हम जब एजम्पशंस पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन के लिए एक स्पेसिफिक या एक फ़िक्स वैल्यू नहीं होती है एनर्जी की, बल्कि हम एक इंटरवल डिफाइन करते हैं कि एनर्जी 2 MeV से लेकर 6 MeV तक डिफरेंट एनर्जी की वैल्यूज़ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है। अब वो जो इंटरवल हमने बताया है 2 से 6 तक का दैट इज़ DEF, यानी वो एक एनर्जी इंटरवल है हमारे पास, और उस एनर्जी इंटरवल में
कितनी वैल्यूज़ एनर्जी की पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन के लिए, दैट इज़ डी ऑफ एन। फॉर एग्जांपल 2 से 6 तक कौन कौन सी एनर्जीज इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम कहें 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, इसके अलावा 2.5 हो सकती है, 2.8 हो सकती है, 3 हो सकती है, 3.6 हो सकती है। तो ये चीज़ फिक्स होती है कि ये और ये वाली एनर्जी की वैल्यूज़ इलेक्ट्रॉन के लिए अवेलेबल हैं, या इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है। तो वो जितनी भी पॉसिबल स्टेट्स हैं या जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं एनर्जी की इस स्पैन के अंदर, यानी डी ई एफ मतलब 2 से 6 तक जो हमने इंटरवल डिफाइन किया है, उसमें कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं कि ये और ये एनर्जीज इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स। मतलब कितनी एनर्जी स्टेट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन के लिए अवेलेबल हैं, या कितने एनर्जी लेवल्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिनको इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है। तो जितनी एनर्जी स्टेट्स होंगी उनकी तादाद को जो है वो हम डी एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा जो इंटरवल है दैट इज़ डी ई एफ। सो यहाँ पे दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। एक तो हमने मैट्रिक्स एलिमेंट मतलब ये वाला एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको कैलकुलेट करना है, और दूसरे नंबर पे हमने डेंसिटी जो है वो स्टेट्स की उसको कैलकुलेट करना है। और ये दो एक्सप्रेशन जब हमारे पास आ जाएंगे तो फिर हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पहले हम मैट्रिक्स एलिमेंट की कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। एज मैंशनड अबव फॉर बीटा डिके, ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं कि बीटा डिके के अंदर जो साई ऑफ आई है दिस इज साई ऑफ पी, यानी वेव फंक्शन है पेरेंट न्यूक्लियस का जो कि अनस्टेबल है, और साई ऑफ एफ जो है ये हमारे पास कंबाइंड वेव फंक्शन है फॉर डॉटर न्यूक्लियस, फॉर बीटा पार्टिकल एंड फॉर न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, डॉटर न्यूक्लियाई के साथ इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन एमिट हो सकता है, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो एमिट हो सकता है। सो यहाँ पे ये अगर हम एज्यूम करें कि बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है और न्यूट्रिनो एमिट हो रहा है, तो दो तरह का बीटा डीके होता है ना, एक बीटा प्लस होता है, एक बीटा माइनस होता है। सो लेट्स से ये हमारे पास वो बीटा डीके है जिसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो एमिट हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपके पास साई ऑफ एफ है यानी स्टेट फंक्शन है फाइनल स्टेट का, उसमें 3 एलिमेंट्स का वो कंबाइंड स्टेट फंक्शन है। वो 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? एक हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस यानी वो न्यूक्लियस जो कि इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रिनो को एमिट करने के बाद बचा है। उसके अलावा वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन का और वेव फंक्शन न्यूट्रिनो का, where psi of E and psi of nu represent the wave function of electron neutrino. Psi of D is wave function of daughter nucleus. Therefore, the matrix element modify as. तो matrix element को हम इस तरह से लिख सकते हैं, psi of D steric, psi of E steric and psi of nu steric। ये हमारे पास wave function है daughter nucleus का, बीटा पार्टिकल का या इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रिनो का, और एच ऑफ पी साथ में एज इट इज़, और साई ऑफ आई, यानी हमारे पास इस तरह से था ना, साई ऑफ एफ था, एच ऑफ पी और उसके बाद हमारे पास था साई ऑफ आई। तो जो साई ऑफ एफ था हमारे पास उसको हमने, ये चीज़ है फाइनल स्टेट, तो इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 3 इंडिविजुअल वेव फंक्शंस में। Now, after their production, the beta particle and neutrino move as free particles. Therefore, the corresponding wave functions have the usual free particles wave function. तो बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इस एक एनर्जी गेन करते हैं और एक फ्री पार्टिकल के तौर पे स्पेस में मूव कर रहे होते हैं। यानी किसी किस्म का फोर्स उनके ऊपर नहीं लग रही होती, कोई चीज़ उनको बाउंड नहीं कर रही होती, वो फ्रीली स्पेस में मूव करते हैं। तो यूजुअली जो हम वेव फंक्शन फ्री पार्टिकल के लिए यूज़ करते हैं, तो उसी फार्मूले से हम बीटा पार्टिकल का और न्यूट्रिनो का वेव फंक्शन भी कैलकुलेट करेंगे। सो एक फ्री पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो हमारे पास होता है 1/√v e रेज टू द पावर आई k ऑफ e डॉट आर। अब यहाँ पे v जो है ये हमारे पास पोटेंशियल है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिके, और k ऑफ e जो है ये हमारे पास वेव नंबर या वेव वेक्टर है जो कि p ऑफ e ओवर h काट के इक्वल होता है। p ऑफ e हमारे पास मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, h काट जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है जो कि h ओवर 2 पाई के इक्वल होता है। सो विद p ऑफ e बीइंग द मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन बिकम्स, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारा वेव फंक्शन है वो हो जाएगा पी ऑफ ई डॉट आर ओवर एच कट, यानी के ऑफ ई जो कि हमारा वेव वेक्टर था उसकी जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी पी ओवर एच कट, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन पी ऑफ ई डॉट आर ओवर एच कट ये एक्सप्रेशन बन गया। सिमिलरली न्यूट्रिनो के लिए भी हम वेव फंक्शन लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला होगा, लेकिन वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का नहीं बल्कि न्यूट्रिनो का मोमेंटम जो है उसको पुट करेंगे।
अब इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए हमने क्या किया है कि हमने एक्सपोनेंशियल यानी ई की पावर एक्स जो है उसके लिए हमारे पास एक एक्सपेंशन होती है, यानी सीरीज एक्सपेंशन होती है। तो उस एक्सपेंशन में हमारे पास 1 + x, यानी ये स्टार्ट में 2 टर्म्स होती हैं, उसके बाद एक्स स्क्वायर और क्यूब वाली टर्म्स आगे चलती हैं, लेकिन हायर टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया है कि एक्सपोनेंट की या एक्सपोनेंशियल सीरीज़ जो है वो लगाई है, यानी एक्सपोनेंट ई की पावर एक्स जो है उसको एक्सपैंड किया है। अब उसको एक्सपैंड किया तो हमने स्टार्ट वाली 2 टर्म्स कंसिडर की, 1 + x, एक्स मतलब जो भी वैल्यू आपके पास ई की पावर में मौजूद है, आई P(r/h) प्लस हमारे पास स्क्वायर और क्यूब हायर टर्म्स जो है उनको हमने इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पे P(r/h) जो है ये वैल्यू भी बहुत कम होती है 1 से। अब जब भी हम एक्सपेंशन में हायर टर्म्स को निगलेक्ट करते हैं तो उसकी रीज़न ये होती है कि वो वैल्यूज़ इतनी स्मॉल होती हैं कि उनका ओवरऑल कोई इफ़ेक्ट नहीं आता, यानी वो 1 से भी बहुत छोटी होती हैं, 0.001 या 0.0001 की कैटेगरी में आती हैं। तो इतनी स्मॉल वैल्यू को अगर हम यहाँ पे ऐड ना भी करें तब भी हमारी कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमने एक टर्म कंसीडर की थी और वो टर्म भी हम देखते हैं मोमेंटम को, आर की वैल्यूज़ को देखते हैं, एच कट को देखते हैं, और ये चीज़ हमें बताती है कि जो ये फैक्टर है P(e/r/h) ये भी बहुत छोटा है, यानी 1 से भी बहुत 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 छोटा है। सो इस वैल्यू को भी हम यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन ओनली कीप द फर्स्ट टर्म एंड ऑल द हायर ऑर्डर टर्म्स कैन बी निगलेक्टेड। सो हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म यानी 1 को यहाँ पे कंसिडर किया और हायर टर्म सारी की सारी जो है उनको हमने निगलेक्ट कर दिया। द रीज़न इज़ वो 1 से भी बहुत कम है, दे आर वेरी 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 स्मॉल टर्म्स, और उनको अगर हम ऐड नहीं भी करते हैं, कंसिडर नहीं भी करते हैं, तो हमारी कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है दैट इज़ नियरली इक्वल टू 1/√v। दिस अप्रॉक्सीमेशन इज़ नॉन एज अलाउड अप्रॉक्सीमेशन। Under the allowed approximation, we can also neglect the higher order term in the exponential of the wave function of neutrino, क्योंकि इसी फॉर्मूले से हमने न्यूट्रिनो का भी वेव फंक्शन कैलकुलेट किया था। सो जिस तरह हमने इलेक्ट्रॉन के लिए सिंप्लीफाई किया है और ये 1/√v के इक्वल आ गया, बिल्कुल उसी तरह हम न्यूट्रिनो के लिए भी इसको अप्रॉक्सीमेटली 1/√v के इक्वल लिख सकते हैं। सो यहाँ से ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन आ गया, ये हमारे पास न्यूट्रिनो का वेव फंक्शन आ गया। Now use the modified wave function of electron and neutrino written in equation 8 and 9 into equation 3 to calculate the matrix element. अब मैट्रिक्स एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो की जगह पे हम लोग ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे वेव फंक्शन की, 1/√v एंड 1/√v, और बाकी एक्सप्रेशन आपका एज इट इज़। सो यहाँ पे 1/√, को मल्टीप्लाई करेंगे तो √v का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से √, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1/v हमारे पास बचेगा, उसको हमने इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिख दिया। और नेक्स्ट जो हमारे पास बचा है एक्सप्रेशन दैट इज़ साई ऑफ डी स्टैरिक h(p) साई ऑफ i इंटू डी टॉ। और डी टॉ जो है बेसिकली ये टॉ हम वॉल्यूम को भी टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक स्पेसिफिक स्पेस के अंदर जो आपके पास डी टॉ है वहाँ पे हमने उसको इंटीग्रेट किया हुआ है। सो अब ये प्योरली हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस और पेरेंट न्यूक्लियस जो है उनका मैट्रिक्स एलिमेंट बन गया, और जो हमारे पास न्यूट्रिनो था या इलेक्ट्रॉन था यानी बीटा पार्टिकल था उसको हमने यहाँ से अलग कर लिया। सो यहाँ पे h(IF)p जो है यानी हमारे पास जो मैट्रिक्स एलिमेंट था वो 1/v m(IF) के इक्वल हो गया। अब m(IF) जो है ये क्या है, ये हमारे पास वो मैट्रिक्स एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ डॉटर न्यूक्लियस और पेरेंट न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स एलिमेंट का नाम देते हैं। न्यूक्लियर मीन्स ये वो मैट्रिक्स एलिमेंट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियाई के वेव फंक्शन है, यानी इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन भी निकल गया, न्यूट्रिनो का वेव फंक्शन भी निकल गया, सिर्फ और सिर्फ डॉटर न्यूक्लियस और पेरेंट न्यूक्लियस का जो हमारे पास वेव फंक्शन है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसको हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स एलिमेंट कहते हैं। एज ओनली द वेव्स नहीं, वेव फंक्शंस ऑफ पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द expression. If we put the expression of HIFP from equation 10 into equation 1, we get the updated expression for transition rate.
सो हम ट्रांजिशन रेट फर्मी गोल्डन रूल से हमने स्टार्ट लिया था और हमने कहा था कि हम एक तो मैट्रिक्स एलिमेंट कैलकुलेट करके इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और दूसरा हम यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैलकुलेट करेंगे। सो अभी तक हमने मैट्रिक्स एलिमेंट को कैलकुलेट किया है और वो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है अपडेटेड ये वाला, इसको हम पुट कर देंगे फर्मी गोल्डन रूल में। 2 पाई/h का ऑलरेडी यहाँ पे था, 1/v² MIF का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे जो MIF है ये प्योरली न्यूक्लियर मैट्रिक्स एलिमेंट है, यानी दोनों के दोनों न्यूक्लियाई के लिए हम वेव फंक्शन की वैल्यू इसमें पुट करके इसको एवेलुएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास रह गई है दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ स्टेट, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे।